हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं वाईटी की पावर पंच एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल और इस क्लास के अंदर पावर पंच के अंदर जो एडिटोरियल आप पढ़ने वाले होते हैं उसको हम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा पेचीदा बना करके ज़्यादा अच्छी वोकैब के साथ आपको पढ़ाते हैं। ये एडिटोरियल बेबी बिट्स आज द हिंदू में पब्लिश हुआ था। इसको हमने कंप्रेस कर दिया है आपका टाइम सेव करने के लिए, लेकिन पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। तो आप कम टाइम में ज़्यादा सीखेंगे, वोकैब को अच्छे से मास्टर करेंगे, साथ साथ में ग्रामर के और बेहतरीन जो है लेसन्स आपको क्लास में मिलते रहेंगे। तो हमारा एक यूनिक इनिशिएटिव है यूट्यूब पे, होपफुली आपको इसका फायदा मिलता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना, इस लेक्चर को आपके प्यार के ऊपर ही चैनल को चलाया जाता है। ऑलराइट, कह रहा है जी बेबी बेट। देखिए BAIT इस बेट वर्ड का मतलब होता है अंग्रेजी में चारा, जो किसी को फंसाने के लिए पकड़ने के लिए जो है लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बेबी का मतलब होता है बच्चा। कह रहे हैं जी बेबी को यानी बच्चों को पकड़ने के लिए या फिर यूं कहते हैं बच्चों को और ज्यादा दुनिया में लाने के लिए बेट दिया जा रहा है, चारा डाला जा रहा है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा अपने लोगों को। आंध्र प्रदेश ये कह रहा है अपने लोगों को कि और बच्चे पैदा करो और इसके एवज में आपको और बेनिफिट्स मिलेंगे, पैसा मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी, है ना, और तरह तरह के स्टाइपेंड मिलेंगे। तो बेट यानी चारा डाला जा रहा है कि ज्यादा बेबीज, ज्यादा बच्चे पैदा हों। चलिए टाइटल का मीनिंग निकल आया होगा आपके लिए। बेट आपके लिए एक नया वर्ड है। घर में चूहेदानी में जो रोटी का टुकड़ा रखते हो या मछली पकड़ते हुए जो आटे की जो है गोलियां डालते हो, वो सब बेट कहलाती है, चारा कहलाती है। कह रहे हैं इंसेंटिव्स फॉर हैविंग मोर चिल्ड्रन विल कीप पुअर वुमेन आउट ऑफ वर्कफोर्स। कह रहे हैं ये जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ना, इंसेंटिव का मतलब होता है फायदे। और क्यों दिए जा रहे हैं भाई? हैव करने के लिए, रखने के लिए और ज्यादा बच्चों को, एक की जगह दो, दो की जगह तीन। कह रहे ये सारे फायदे जो दिए जा रहे हैं ये कीप करेंगे, बनाए रखेंगे, विल कीप पुअर विमेन को या गरीब औरतों को वर्क फोर्स से बाहर या काम करने वाली आबादी से बाहर। तो इंडिया की प्रॉब्लम यही है, हमारी 50% आबादी जो महिलाओं की है उसमें से सिर्फ 19% काम करती है। मतलब लगभग देश की 40% वयस्क महिलाएं कोई काम नहीं करती हैं, घर पे रहती हैं, कोई ऑफिस नहीं है उनका, कुछ भी नहीं करती हैं वो घर के काम के अलावा। तो अगर जो गरीब औरतें हैं उनको लेबर फोर्स में लाना है, अगर उनसे काम करवाना है, देश की जीडीपी को आगे बढ़ाना है, तो ये इंसेंटिव देकर के आप उल्टा कर रहे हो। अब ज्यादा वो बच्चे पैदा करेंगी इंसेंटिव के चक्कर में और काम नहीं कर पाएंगी। इंसेंटिव्स सब्जेक्ट है आपका, विल कीप इसकी वर्ब है, पुअर विमेन यानी तुलनात्मक तौर पे ज्यादा गरीब महिलाएं, वर्क फोर्स का मतलब होता है वो आबादी जो किसी देश को आगे बढ़ाने में काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब दिखाता हूं। पढ़ने में शुरू में इजी लग रहा होगा आपको, आगे कॉम्प्लेक्स दिखेंगी स्ट्रक्चर्स। 5 वर्ड्स हमारे पास भारी भारी, जैसे ऑर्थोडॉक्स, इनको फटाफट देख लो। उसी के साथ में इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। @official YT अगर आप सर्च करेंगे तो ये प्राइवेट ग्रुप है हमारा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस और रात में आपको इस पे क्विज मिल जाता है अलग से, जो कि आप एडिटोरियल पढ़ते हो उसी पे बेस्ड होता है। चलिए साथ ही YT ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें, आप ही लोगों की ऐप है, बहुत प्यार से बनवाई गई है। ऐप का काम है आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सको अफोर्डेबल फीस के अंदर। 2026 में एसएससी देने वाले हो, बैंक देने वाले हो या रेलवे डिफेंस, कोई भी एग्जाम देने वाले हो, तो ग्रामर से लेकर के रीडिंग तक, रीडिंग से लेके वोकैब तक और वहां से प्रीवियस ईयर पेपर्स तक सब कुछ आपको सोल्व करवा दिया गया है इंग्लिश अनलॉक कोर्स में। आइए और इस कोर्स का मजा लीजिए, फायदा लीजिए। 26 और 27 के सारे एग्जाम्स इससे हम टारगेट कर रहे हैं। कोर्स की फीस को बहुत कम कर दिया है, कूपन लगा करके ईद के मौके पे आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसी के साथ में राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, हमारा फ्लैगशिप कोर्स है ये। इस कोर्स में आपको सिखाते हैं अंग्रेजी में लिखना, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लर्निंग मिले। 50 घंटे का ये कोर्स है, कोई भी अंग्रेजी में लिखना सीख सकता है। अगेन ईद का कूपन लगाएं, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले, कम फीस पे कोर्स आप ले पाएंगे। यूपीएससी वालों के लिए, सिविल सेवाओं वालों के लिए, स्टेट वालों के लिए हमने एक सिविल सेवाओं का डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है अंग्रेजी का, जिसमें अंग्रेजी का हर एस्पेक्ट सिविल सेवाओं का कवर्ड है। आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एसे राइटिंग कैसे करनी है, सीसेट कैसे हैंडल करोगे, है ना, ग्रामर, वोकैब, सब कुछ पूरा अंग्रेजी का सेक्शन इसमें कवर्ड है। अब यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द कोर्स। टीम का नंबर है, व्हाट्सएप करके किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपका इश्यू होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। चलो आ जाओ फर्स्ट वर्ड पे अपना।
पहला जो वर्ड है आज का, ऑर्थोडॉक्सी। आपने ऑर्थोडॉक्स तो बहुत बार सुना होगा, ऑर्थोडॉक्सी नहीं सुना होगा। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है दकियानुसी, कंजर्वेटिव, राइट विंग वाला, जो रूढ़िवादी हो, है ना, परंपरागत मान्यताओं पे चलता हो, नएपन से घबराता हो, ऑर्थोडॉक्स। वहीं से हमने ऑर्थोडॉक्सी नाम का नाउन बनाया हुआ है। जो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जो वैल्यूज हैं, इनका जो पालना है, अनुपालन है, इसी को ऑर्थोडॉक्सी कहा जाता है। यानी ऑर्थोडॉक्स विचारधारा पे चलना जो है वो ऑर्थोडॉक्सी है, ऐसा समझ लो। मैनी पीपल स्टिल फॉलो सोशल ऑर्थोडॉक्सी विदाउट क्वेश्चनिंग इट। बहुत सारे लोग आज भी फॉलो करते हैं सामाजिक रूढ़िवादिता को बिना सवाल किए, क्वेश्चन किए। चलिए, हिंदी में रूढ़िवादिता आपने बड़े अच्छे से सुना होगा, समझा होगा ये वर्ड। कन्वेंशन और कंजर्वेटिज्म इससे किसी को बोला जाता है। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड अपने पास, ऑफ सेट। ये देख रहे हो तराजू, यहां रखे हैं सिक्के, यहां पता नहीं क्या रखा है, वजन रखा है ना, इसको भी तराजू बना रखा है। तो इन दोनों ने एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किया हुआ है, या यूं कहते हैं बैलेंस ही किया हुआ है, संतुलन में लाया हुआ है। तो जब भी कोई चीज को आप दूसरी तरफ रखते हो कि इधर वाली चीज बैलेंस में आ जाए, तो इसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में ऑफ सेट करना या सेट ऑफ करना। ये बड़ा यूनिक वर्ड है अंग्रेजी में, इसको ऑफ सेट भी बोलते हैं और सेट ऑफ भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। चलिए, हिंदी में बोलेंगे संतुलित करना या चीजों की भरपाई करना। आपने मेरा नुकसान किया 1000 रुपए का और 1000 रुपए मुझे दे दिए, तो मेरे नुकसान को ऑफसेट कर दिया। रेगुलर एक्सरसाइज कैन समवट ऑफसेट या सेट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। रेगुलर जो व्यायाम है, कसरत है, कुछ हद तक समवट भरपाई कर सकती है उस असर की, इफेक्ट्स की, जो स्ट्रेस का आपकी बॉडी पे होता है। चलिए, काउंटर बैलेंस, कंपेंसेट करना, भरपाई करना, इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी दिस फ्रेजल वर्ब और दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे, ऑफसेट। एक और वर्ड आएगा अपने पास, एंटीथेटिकल। ये वर्ड बना है थीसिस और एंटाई से। अंग्रेजी में एंटी का मतलब होता है जो आपके विरुद्ध हो, थीसिस का मतलब होता है ख्याल, विचार या भरोसा या विश्वास, बिलीफ बोल सकते हैं। थीसिस से ही थ्योरी बनती है, थीसिस से ही थ्योरी बनती है। थ्योरी क्या होती है? एक बिलीफ होता है। तो एंटीथेसिस क्या होगा? ऐसी चीज जो पूरी तरीके से किसी थ्योरी के, विचार के, ख्याल के या बिलीफ के उल्टा हो, एंटीथेसिस है या एंटीथेटिकल है। नया वर्ड है आपके लिए, एंटाई से और थीसिस से, इसको जोड़ के रखना, बड़ा आसानी से आप बना पाओगे। लेजीनेस इज एंटीथेटिकल टू सक्सेस। आलस, लेजीनेस पूरे तरीके से विपरीत है सक्सेस के या फिर कामयाबी के। चलिए, कॉन्ट्रास्टिंग बोल सकते हैं, इनकम्पैटिबल बोल सकते हैं, विपरीत चीजों के लिए ऑपोजिट बोल सकते हैं। उल्टा होता है इसका हार्मोनियस और कंपैटिबल, जो चीज जो है किसी दूसरी चीज से मेल खाती हो। चलिए, अगला वर्ड है डिलिमिटेशन। बड़ा आसान है इसको याद करना। लिमिट क्या होती है? सीमाएं। मान लीजिए इंडिया का नक्शा बनाओ तो आपको अलग अलग सीमाओं से अलग अलग राज्य बंधे हुए मिलेंगे, है ना। कहीं पे आपको राजस्थान मिलेगा, ये उसकी सीमा है, नीचे गुजरात मिल जाएगा। अब ये डिलिमिटेशन यहीं से बनाया गया है। किसी एरिया की सीमाओं को, लिमिट्स को डी कर देना, तोड़ देना, और फिर एक नया एरिया बना देना, इसको बोलते हैं सीमा का पुनर्निर्धारण। और ये किया जाता है इलेक्शंस के वक्त। पॉलिटिकल पार्टियां करती है ना, अपने वोटर्स को एक अलग एरिया में डाल दो ताकि हमारा एरिया वो सिक्योर हो जाए, तो ये कहलाता है डिलिमिटेशन करना। चलिए, सीमा का पुनर्निर्धारण बोल सकते हैं। क्लियर डिलिमिटेशन हेल्प्स अवॉइड कंफ्यूजन। सीमा का जो क्लियर निर्धारण होता है वो हेल्प करता है अवॉइड करने में कंफ्यूजन को। अब ये जरूरी नहीं है इलेक्शन में ही हो डिलिमिटेशन, कहीं और भी कर सकते हो आप। चलिए, डिमार्केशन इसका अच्छा सिनोनिम है, यू विल सी दिस वर्ड। लास्ट वर्ड आज का सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकॉन्ग्रुइटी। ये आदमी देख रहे हो आप, किस पे बैठा है? ये ऑफिस जाने वाला, प्रोफेशनल लगने वाला व्हाइट कॉलर वर्कर बैठा है बच्चे के स्कूटर पे। तो जब कोई चीज ऐसे बेमेल हो, विसंगत हो, सुसंगत नहीं हो, विसंगत हो, हार्मनी और कंसिस्टेंसी को लैक करती हो, मेल ना खाती हो दूसरी चीज से, तब आप इस इनकॉन्ग्रुइटी को वहां पे देखेंगे। बेमेलपन बोलते हैं इसको। और जो चीजें बेमेलपने में फंसी हो उनको इनकॉन्ग्रुअस या बेमेल बोला जाता है, एडजेक्टिव फॉर्म में। चलिए, हिंदी से बेमेल बनाओगे तो इनकॉन्ग्रुअस बन जाएगा अंग्रेजी में। एवरीवन नोटिस द इनकॉन्ग्रुइटी इन हिज बिहेवियर। हर आदमी ने नोटिस किया इनकंसिस्टेंसी को या बेमेल पने को या अटपटे बने को उसके बिहेवियर में। अटपटापन भी बोल सकते हैं इसको, है ना। चलिए, कॉन्ट्राडिक्शन इसका अच्छा सिनोनिम है, डिस्पैरिटी। एंटोनिम होगा इसका कि चीजें बिल्कुल मेल खा रही हो, कोहेरेंस हो, उनके अंदर हार्मनी हो, है ना। तो ये इसका अच्छा एंटोनिम और सिनोनिम बनता है। नया वर्ड है आपके लिए, जरूर से इसको कनेक्ट करें इस आदमी से और स्कूटर से इसके। चलिए, अब आर्टिकल पे आओ, एक समरी आपको दे देते हैं किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि आंध्र प्रदेश के अंदर
समस्या ये है कि आबादी बहुत कम हो रही है और गवर्नमेंट जो है आंध्र प्रदेश की बड़ी परेशान है। कम आबादी होने से इनको बेनिफिट्स कम मिलते हैं भारत सरकार की तरफ से और इनका इलेक्शंस के अंदर, वोटों के अंदर रिप्रेजेंटेशन भी कम होता है। जब आबादी कम होगी तो एमएलए कम होंगे, एमपी कम होंगे, सब कुछ कम होगा। दूसरा, कम आबादी का एक ये नुकसान है कि यंग वर्कफोर्स आपकी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। पूरा स्टेट जो है बूढ़ों से भर जाएगा आने वाले 20-30-50 सालों में। तो आंध्रा की सरकार ने एक स्कीम निकाल दी कि आप एक काम करो, हमसे ले लो पैसे और ज़्यादा बच्चे पैदा करो। 2 करो, 3 करो, 5 करो, 8 करो, जितने करोगे उतने पैसे हम देंगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये पैसे दे करके जो स्कीम आप चला रहे हो ना, ये स्कीम फ्रांस भी चला चुका है। बहुत सारी नॉर्डिक कंपनी भी कंट्रीज भी चला रही है, साउथ कोरिया भी चला रहा है, जापान भी चला रहा है। लेकिन कहीं भी ये स्कीम जो है कामयाब नहीं होती। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि आपने देने हैं पैसे एक बार और देने भी कितने हैं? 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 दे दोगे। लेकिन बच्चे का खर्चा होता है लाखों में। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा आए दुनिया में तो अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले, अच्छा न्यूट्रिशन मिले उसको, उसकी बॉडी अच्छी हो, फ्यूचर अच्छा हो। तो आपके 50-20 हजार से क्या हो जाएगा? होगा ये कि जो गरीब आदमी है, जो आज बहुत फंसा हुआ है कर्जे की मार में, वो जरूर इन बच्चे के पैसे के चक्कर में कुछ और बच्चे पैदा कर लेगा और वो और कर्जे में डूबेगा और गरीबी में जाएगा। उसकी वाइफ भी काम नहीं कर पाएगी 5 बच्चे पैदा करके। तो कह रहा है आप अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार लोगे। ये स्कीम सोच रहे हो कि कुछ अच्छा करेगी लेकिन कामयाब नहीं है। चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। मेरे को तो एक नजर में पढ़ते ही लगा है कि आर्टिकल आपसे शेयर होना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। अच्छे बच्चे की तरह वीडियो को पॉज कर लो और जितना हो सके इसका मीनिंग निकालो। पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है ही, मतलब ऐसा नहीं है कि बोल बोल के पढ़ रहे हो, ठीक है। मीनिंग निकलना चाहिए और जितना निकले उतनी ठीक है, आप कोशिश करो। चलो, कह रहा है जी, डिपार्टिंग फ्रॉम इंडियाज लॉन्ग लास्टिंग फैमिली प्लानिंग ऑर्थोडॉक्सी, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज proposed expansive initiatives for families having 3 or more children, कॉमा लगा हुआ है, इतना रुक जाओ। डिपार्ट फ्रॉम करते हुए, डिपार्ट फ्रॉम करना क्या होता है? अंग्रेजी में आपने वर्ड सुना होगा डिपार्चर। ट्रेन का डिपार्चर कब है, यानी रवानगी कब है? सुनते हैं ना आपने, डिपार्चर कब है ट्रेन का, रवानगी कब है? तो डिपार्टिंग फ्रॉम यानी रवानगी लेते हुए, अलविदा कहते हुए, पीछे छोड़ते हुए। और किसको डिपार्टिंग फ्रॉम किया जा रहा है या अलविदा कहा जा रहा है? भारत के लॉन्ग स्टैंडिंग या लंबे वक्त से चलते हुए फैमिली प्लानिंग की ऑर्थोडॉक्सी को या रूढ़िवादिता को। हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग चल रही है ना 50 सालों से, हम दो, हमारे दो बच्चे, दो ही अच्छे। कह रहा है ये फैमिली प्लानिंग की रूढ़िवादी जो सोच है, 2 बच्चे 2 ही अच्छे, इससे डिपार्ट फ्रॉम करते हुए, इसको अलविदा कहते हुए हुआ क्या? इसको कहते हुए हमारी आंध्र प्रदेश नाम की जो स्टेट है, उसकी सरकार है, गवर्नमेंट, उसने तो प्रपोज ही कर दिया है, सुझाव ही दिया है एक ऐसा इंसेंटिव्स या फायदों का प्लान जो एक्सपांसिव होगा, जो बहुत बड़ा होगा, ब्रॉड होगा। अंग्रेजी में एक्सपांसिव वर्ड का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, जो बहुत फैला हो। तो इन्होंने एक फैला हुआ बड़ा सा इंसेंटिव्स का प्लान जो है ना प्रपोज किया है। और किन के लिए? उन परिवारों के लिए, फॉर फैमिलीज, जो रखती हैं या हैव करती हैं 3 या 3 से ज्यादा बच्चे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ये क्यों चाहिए इनको 3 बच्चे हर घर में? वो इसलिए चाहिए सिंस क्योंकि द स्टेट्स टोटल फर्टिलिटी रेट्स हैज फॉलन फ्रॉम नियरली 3 इन 1990s to 1.5 today, far below the replacement rate and the national average। कह रहा है वो इसलिए क्योंकि जो इस स्टेट है आंध्रा, इसकी टोटल जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट का मतलब है ऑन एवरेज एक कपल कितने बच्चे पैदा करता है। कह रहा है ये फर्टिलिटी रेट या बच्चे पैदा करने की जो दर है, ये फॉल कर चुकी है, गिर चुकी है लगभग 3 बच्चों से पर कपल। 1990 में आज आ गई है 1.5 बच्चे पे टुडे। अब ये 1.5 बच्चे का मतलब क्या है? यानी 2 कपल मिलकर के 3 बच्चे पैदा करते हैं आंध्र प्रदेश में। 2 परिवारों में मिलकर के 3 बच्चे होते हैं, तो एक परिवार में 1.5 हो गया, ऐसा समझ लो एवरेज। कह रहा है ये रीजन है, इस डर के मारे इन्होंने ऐसा किया। कह रहा है जी फार बिलो, ये बहुत नीचे है, फार बिलो रिप्लेसमेंट रेट के और नेशनल एवरेज के। नेशनल एवरेज हमारी लगभग 2 है, उससे बहुत कम है ये 1.5। और रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है? दुनिया में जब आप आते हो और आपके साथ में आपका पार्टनर आता है, यानी आप मेल हो तो एक फीमेल आएगी आपके साथ, शादी करोगे आप, बच्चे पैदा होंगे, तो जब आप दोनों चले जाएंगे दुनिया से तो 2 लोग कम हो जाएंगे और आपको जाना ही एक दिन। लेकिन अगर आप पीछे 2 बच्चे पैदा करके जा रहे हो तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट।
आप दो आए, शादी कर ली आपने, 60 साल, 70, 80, 90, 100, भगवान करे 150 साल जियो आप, लेकिन एक दिन जाओगे तो पीछे जो है दो लोगों की कमी कम होगी, तो आप दो बच्चे छोड़ के जाओगे। और दो की जगह 2.1 माना जाता है रिप्लेसमेंट रेट को, क्योंकि किसी किसी के बच्चों की डेथ भी हो जाती है ना, एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी। तो रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है 2.1 साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये समझाने के लिए इसलिए समझा रहा हूं ताकि ऐसा आर्टिकल फिर से पढ़ो तो आपको पता हो ये क्या कहना चाह रहा था। चलिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर। आंध्रा गवर्नमेंट की वर्ब है हैज प्रपोज्ड, प्रपोज करना यानी सुझाना। एक्सपांसिव, सुना सुना लग रहा है ना ये वर्ड। देखो जो वर्ड आपने सुना है वो है एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली, महंगा। ये है एक्सपांसिव, इसमें ई की जगह ये लगा हुआ है। और ये वर्ड बना है एक्सपांस नाम के वर्ड से। एक्सपांस का मतलब होता है विस्तार। जैसे आप गांव में जाओ, अपने खेत किसी को दिखाओ, ये देखो ये सारे खेत, वो चावल के खेती से लेकर के चने की खेती के बीच की जो सारी जमीन है वो हमारी है। तो दिस वास्ट एक्सपांस ऑफ लैंड इज योर्स। एक्सपांस का मतलब है विस्तार। तो वहीं से एक्सपांसिव वर्ड बनाया हुआ है, बहुत बड़ा हो, फैला हुआ हो, एक्सपांसिव होता है। इसको एक्सपेंसिव वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना, ये अलग वर्ड, एक्सपेंसिव यानी महंगा। चलिए, फर्टिलिटी रेट की वर्ब है हैज फॉलन, फॉल करना, गिर जाना। ये वर्ड फॉल जो है एक दूसरी वर्ड अंग्रेजी में या वर्ब है फेल, उससे अलग है। फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल का मतलब होता है गिराना। अगर आप खुद गिरे तो यू हैव फॉलन। अगर आपने किसी को गिरा दिया, बाइक पड़ी थी, लात मार दी, गिरा दी, पेड़ था काट के गिरा दिया, कोई आदमी खड़ा था उसके धक्का मार के गिरा दिया, तो आपने उसको फेल किया। दोनों अलग वर्ड्स हैं, V1 V2 V3, इनकी चेक कर लेना। फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड। बोल रहा हूं मैं, चेक करना आपको जरूर से। फॉल, फेल, फॉलन, फेल, फेल्ड, फेल्ड। V1 V2 V3। चलो, अब जल्दी से ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको। कुछ बच्चों की शिकायत होती है कमेंट्स में कि सर बीच में ग्रामर मत डाला करो, हमें पढ़ना होता है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं कोई बात नहीं, छोड़ दो इनको। कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है ये। देखिए, अंग्रेजी में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स यानी जो एक स्टेट को, अवस्था को बताए। जैसे मैं खुश हूं तो एक अवस्था है, या मैं ऐसा मानता हूं तो ये एक अवस्था है। अब खुश होने में और मानने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। क्यों वेस्ट नहीं होता? खुश हो तो जिस मोमेंट पे खुश थे आप खुश हो गए। किसी चीज को मानते हो तो जिस मोमेंट पे आपने मान लिया तो उस पे आपने मान लिया। तो स्टेटिव वर्ब्स की खासियत ये है कि इनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि कोई भी टाइम का ड्यूरेशन यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। मैं खुश हूं, मैं ऐसा मानता हूं, मैं उसे जानता हूं। अब जानता हूं नहीं जानता हूं, जिस दिन जान गया उस दिन जान गया, है ना। तो ऐसा नहीं बोलूंगा मैं खुश हो रहा हूं, मैं उसको जान रहा हूं, नहीं। मैं जानता हूं, मैं खुश हूं, मैं मानता हूं। तो कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं होता। अगर मिले कंटिन्यूअस टेंस तो क्या करते हैं हम, उसको इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिले तो उसको परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। अब ये स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन सी हैं आज नहीं करवाऊंगा। आज आपको एक ही वर्ब पे ध्यान देना है। इन सब स्टेटिव वर्ब्स की अम्मा है वर्ब। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ब है स्टेटिव वर्ब, ये इसलिए इसको अलग से लेके बता रहा हूं। बाकी वर्ब्स किसी दिन करवाऊंगा। है वर्ब की कहानी ये है कि इसके 3 मीनिंग होते हैं अंग्रेजी में, मेन वर्ब की फॉर्म में। देखो, हेल्पिंग वर्ब में तो हैज हैव देखा ही आपने, हैव डन, आई हैव डन। तो ये हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, V3 से पहले जो लगती है उसको छोड़ दो। मेन वर्ब जो बन के आएगी तो 3 मीनिंग रखती है। पहला मीनिंग है किसी चीज का मालिक होना या किसी चीज को पजेस करना। आई हैव अ पेन, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। मेरे पास बहुत दोस्त है, मेरा एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। तो ये पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग है किसी चीज को खाना पीना। शी इज हैविंग हर लंच, वो खा रही है अपना खाना, अपने लंच को। शी इज हैविंग हर लंच, यहाँ पे ईट वाला मीनिंग दे रहा है। तीसरा मीनिंग है किसी चीज को एक्सपीरियंस करना। आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं बड़े अच्छे टाइम को एक्सपीरियंस कर रहा हूं। यू आर हैविंग सम डिफिकल्टीज, आप कुछ डिफिकल्टीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो हैव वर्ब क्या काम करती है? 3 काम करती है मेन वर्ब फॉर्म में। बहुत गहरा है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत इजी है, सरल है। अच्छा जी, ध्यान करने वाली चीज क्या है? देखो जी, ये जो पहला वाला मीनिंग है ना, पजेस करने वाला या ऑन करने वाला, ये स्टेटिव होता है। यानी पजेस करने की जब बात हो तब हैव वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अगर आपके पास एक कार है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे पास एक कार रहती आई है। या देखो, अगर आप एक कार के मालिक हैं तो आप बोलेंगे मैं एक कार का मालिक हूं, या मैं एक कार का मालिक बन रहा हूं। मालिक तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन आपने पेमेंट की थी, कार घर पे आ गई थी आपके पास।
समझ पा रहे हो? इस काम में टाइम वेस्ट नहीं होगा, स्पेंड नहीं होगा, तो इसको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखेंगे। आई एम हैविंग मेनी फ्रेंड्स, आई एम हैविंग मेनी फ्रेंड्स, ये गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है? क्योंकि मेन वर्ब बना रहे हो हैव को और पजेस करने की बात कर रहे हो, मालिक बनने की बात कर रहे हो किसी चीज की। तो इस फॉर्मूला को अपने को यूज करना है। पहले इजी वाला पोर्शन करवा रहा हूं, फिर इसका एडवांस पोर्शन करवाऊंगा लास्ट सेंटेंस में। आई वॉज हैविंग माई डिनर वेन यू कॉल्ड। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। मैं हैव कर रहा था मेरे डिनर को जब आपने कॉल किया। हैव वर्ब यहाँ पे स्टेटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि हैव यहाँ पे ईट की बात कर रहा है। ईट ड्रिंक स्मोक की बात हो तब हैव जो है स्टेटिव वर्ब नहीं होती, एक्शन वर्ब होती है। खाना खाने में टाइम लगता है ना भाई, ऐसा थोड़ा ना खाना लगा सामने, थाली लगी और आपने अगले पल में खा लिया, नहीं। 15, 10, 5 मिनट तो लोगे, 2 मिनट तो लोगे। आई एम हैविंग माई डिनर, ये सेंटेंस परफेक्टली फाइन है। आई वॉज हैविंग जो है बिल्कुल सही है। वी आर हैविंग सम डिफिकल्टीज इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। हम कुछ डिफिकल्टीज को हैव कर रहे हैं। अब हैव करने का मतलब क्या है? खाना नहीं है, एक्सपीरियंस करना है। हम अनुभव कर रहे हैं कुछ परेशानियों का प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। अगेन ये भी एक एक्शन वर्ब है, अनुभव कर रहे हैं तो इसमें टाइम लगेगा, आप अनुभव करेंगे कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ घंटे। आई एम हैविंग इज परफेक्टली फाइन। लेकिन तीसरा देखो, आर यू हैविंग सम स्पेयर टाइम टू टीच मी दिस कॉन्सेप्ट। क्या तुम्हारे पास कुछ स्पेयर टाइम है मुझे ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए? यहाँ पे है वर्ब पजेस करने की बात कर रही है। स्पेयर टाइम को खाओगे नहीं, स्पेयर टाइम को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, खाली वक्त को आप पजेस करोगे। क्या आपके पास थोड़ा खाली वक्त है मुझे सिखाने के लिए? जैसे ही हैव वर्ब ने मालिक बनने की बात की या ऑन करने की बात की खाली वक्त को, ये यू हैविंग जो है ये गलत हो गया। इसको आपको क्या करना है? इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। और क्या लिखोगे? आर यू हैविंग के जगह डू यू हैव सम स्पेयर टाइम। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है। और ऐसा हम सारी स्टैटिक वर्ब्स के साथ करते हैं, नॉट जस्ट हैव। चलो अब सबसे लास्ट और एडवांस पोर्शन करवा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट का। ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया, स्टेटिव वर्ब्स के साथ हमें कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगाना है, ये तब होगा जब ये मेन वर्ब की तरह यूज हुई हो। अगर ये सेमी वर्ब्स हो, जीरेंड हो, पार्टिसिपल हो, तब ये बिंदास आईएनजी फॉर्म में आ सकती हैं। फिर सुन लो, स्टेटिव वर्ब्स मेन वर्ब की फॉर्म में कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आती है। जब ये जीरेंड होती है, पार्टिसिपल होती है, तब ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म में लिखी जाती है। इनको कोई भी दिक्कत नहीं है लिखने में। चलो लास्ट सेंटेंस आपको दे रहे हैं, खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके करवाता हूं। The committee, having expansive research resources, is having several policy alternatives at its disposal. कह रहा है ये जो कमिटी है, जो रखती आई है बहुत बड़े बड़े एक्सपांसिव, बहुत फैले हुए रिसर्च के रिसोर्सेज को, ये हैव कर रही है या ये एक्सपीरियंस कर रही है बहुत सारे पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स को, या फिर रखती आ रही है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को पॉलिसी के अपने डिस्पोजल में, अपने कब्जे में। When something is at your disposal, तब वो आपके पास है, आपकी सेवा में है, आपके कब्जे में है। आप उसको जब चाहें डिस्पोज कर सकते हैं। क्या गलती है? कमिटी की वर्ब है इज हैविंग, मेन वर्ब है वर्ब यहाँ पे ऑन करने की बात कर रही है। कमिटी के बाद बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, विकल्प होंगे। जब भी कोई चीज आपके पास होती है, हैव वर्ब स्टैटिक हो जाती है। स्टैटिक फॉर्म में इसको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? द कमिटी फर्स्ट फॉर्म में लिख दोगे, सिंगुलर में हैज। समझ गए? कमिटीज होता तो यहाँ हैव कर देते प्लूरल में, सिंगुलर है तो हैज कर दिया। द कमिटी हैज सेवरल पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स। अब देखो ये वाला हैविंग, ये वाला हैविंग जो है ना, ये पार्टिसिपल है वर्ब के आईएनजी फॉर्म। इसके आगे इज, एम आर, वॉज वर कुछ नहीं आ रहा, देख रहे हो? ये पार्टिसिपल है। कौन सी कमिटी? वो कमिटी जिसके पास है बहुत सारे रिसर्च रिसोर्सेज। समझ गए? तो ये हैविंग जो है इससे पंगे नहीं लेने हैं, ये बिल्कुल सही है, पार्टिसिपल ऐसे यूज हो सकता है। तो ये था जी पूरा कॉन्सेप्ट। इस पे हमने एक अलग से वीडियो की है, मैं होपफुली लास्ट के अंदर, लास्ट स्क्रीन जो आएगी ना जब वीडियो खत्म होगी, वहां पे वो वीडियो लगा दूंगा। आप 5 मिनट में जाएं तो और एग्जांपल्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलो जी बच्चों, ये बताओ मुझे फटाफट, क्या ये हैविंग ये सही था या गलत था? दिस इज करेक्ट। फैमिलीज के लिए एडजेक्टिव लगा हुआ है। कौन से परिवार जो हैव करते हैं, 3 या 3 से ज्यादा बच्चे? हैविंग यहाँ पे पार्टिसिपल है। इसके पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बिन नहीं आ रहा, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मेन वर्ब का काम नहीं करता। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ जल्दी से देखेंगे, फटाफट से पढ़ लो इसको, वीडियो को पॉज कर रहा हूं मैं।
चलो, कह रहा है जी fearing accelerated aging, a shrinking workforce and a mounting old age dependency burden, the state has announced cash transfers, monthly stipends, free education until 18। फियर करते हुए, डर दिखाते हुए, किस चीज का? बढ़े हुए एक्सेलरेटेड एजिंग का। एजिंग का मतलब होता है बुढ़ापा या लोगों का उम्र पकड़ना, एजिंग करना। कह रहा है जी डर से मरते हुए या डर डर दिखाते हुए बहुत तेजी से बुढ़ापे का, लोगों की एज के बढ़ने का, और कम होती हुई काम करने की आबादी का, वर्कफोर्स का। भाई बूढ़ा आदमी तो रिटायर होगा, वो काम क्यों करेगा? और एक माउंट होती हुई, पहाड़ की तरह जमा होती हुई ओल्ड एज की जो डिपेंडेंसी की बर्डन है स्टेट के ऊपर, है ना, बूढ़े लोगों को सेवा करना, पेंशन देना, इलाज करवाना। कह रहा है जी इन तीनों चीजों के डर से हुआ क्या? ये जो स्टेट है आंध्रा, द स्टेट हैज अनाउंस्ड, तीन चार चीजें इन्होंने अनाउंस कर दिया है, ऐलान कर दिया है चार चीजों का। कैश दे देंगे थोड़ा बहुत, मंथली कुछ स्टाइपेंड देंगे, भत्ता देंगे, फ्री में शिक्षा देंगे 18 की एज तक बच्चे को, और क्या देंगे? एक्सटेंडेड मैटरनिटी लीव देंगे। मैटरनिटी लीव का मतलब होता है मातृत्व की छुट्टियां। अभी 6 महीने का प्रावधान है भारत में, प्राइवेट में और गवर्नमेंट में। अनऑर्गेनाइज में तो देखो कुछ नहीं है, अगर घर पे आपकी काम वाली है तो वो मैटरनिटी लीव उसको कुछ नहीं मिलती, है ना। बच्चे उसके पैदा होंगे तो वो खुद ही अपने बिना तनख्वाह के, बिना मजदूरी के घर पे रहेगी। लेकिन सरकार में और प्राइवेट के अंदर 6 महीने की तनख्वाहें महिलाओं को दी जाती है मां बनने के बाद। तो इनको कह रहे हैं जी एक्सटेंडेड मिल जाएगी, 6 की जगह आपको 12 महीने की तनख्वाह देंगे। चाइल्ड केयर सपोर्ट देंगे बच्चे को, वर्क फ्रॉम होम के प्रोविजन देंगे महिलाओं को, मदर्स के लिए। कह रहा है ये सारे काम जो है सरकार ने आंध्रा की अनाउंस किए हैं। आगे क्या कह रहा है? कॉमा लग गया, अब देखो नया क्लोज शुरू हो गया। ऑल्दो ग्लोबल एंड इंडियन एविडेंस सजेस्ट दैट सच इंसेंटिव्स seldom generate ड्यूरेबल इंक्रीजेज इन फर्टिलिटी। कह रहा है हालांकि ये बात भी है दुनिया भर में और भारत में जो एविडेंस हमारे पास है, सबूत हमारे सामने है, वो ये सजेस्ट करते हैं कि इस तरह के जो इंसेंटिव हैं, भत्ते हैं, फायदे हैं, वो ना के बराबर ही सेल्डम, वो ना के बराबर ही सेल्डम जनरेट कर पाते हैं किसी टिकाऊ तरीके को, इंक्रीज को फर्टिलिटी में या बच्चा पैदा करने की दर में। तो दे लो आप 5,000 रुपये महीना, किसी को कैश ट्रांसफर कर दो 20,000 रुपया, वो आदमी 4 बच्चे पैदा नहीं करेगा अगर उसका मन नहीं था, क्योंकि चौथा बच्चा, तीसरा बच्चा, उसके तो लाखों खर्चा होने वाला है आगे जिंदगी भर उसकी, है ना, 18-20 तक पढ़ाना है, सब कुछ करना है। तो ये सब कुछ तो ये दे रहे हैं, लेकिन हमारी एविडेंस ये कहती है कि ये सब जो है काफी नहीं होता किसी मिडिल क्लास आदमी को और बच्चा पैदा करवाने के लिए जरूरी। चलिए, स्टेट की वो हैज अनाउंस्ड माउंटिंग यानी बढ़ता हुआ, एक्सेलरेटेड यानी तेज होता हुआ, ठीक है। स्टाइपेंड का मतलब होता है भत्ता जो हर महीने मिले आपको। एविडेंस की वर्ब है सजेस्ट, एविडेंस का मतलब है सबूत। इंसेंटिव्स की वर्ब है जनरेट। ड्यूरेबल यानी जो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो, बना रहे आगे, ऐसा कोई इंक्रीज टिकाऊ वाला फर्टिलिटी में नहीं आता। सेल्डम का मतलब है जी ना के बराबर, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली। चारों का मतलब होता है क्लोज टू नेवर, क्लोज टू जीरो या क्लोज टू नेवर। चलिए, अब एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट यहाँ साइड में लिखा हुआ है, फिर भी पूछ ही लेते हैं, नए बच्चों को तो पता होना चाहिए। एविडेंस तो बहुत सारी आई होंगी, ग्लोबल भी आई हैं, भारत से भी आई हैं, तो एविडेंसेस क्यों नहीं लिखा? सबूत तो बहुत सारे मिले होंगे, एक थोड़ा मिला होगा, दुनिया भर से कई कंट्रीज से मिले होंगे, भारत की भी बात कर रहे हैं, तो एक ही एविडेंस कैसे मिल गई इतनी जगह से? अलग अलग एविडेंसेस क्यों नहीं मिली? देखो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। एविडेंस एक ऐसा धोखेबाज नाउन अंग्रेजी में जिसको देख के लगता है कि इसको आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो। यानी एक सबूत होगा तो एन एविडेंस लिख दोगे, 10 सबूत होंगे तो आप 10 एविडेंस लिख दोगे, 10 एविडेंसेस। तो ये धोखेबाज नाउन है, क्यों? क्योंकि ये नाउन अनकाउंटेबल है, जो कि दिखता अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मिल्क है, कभी भी मिल्क के आगे, कभी भी मिल्क के आगे आप एस नहीं लगाओगे। शुगर है, शुगर को काउंट करके दिखाओ। शुगर को काउंट करने के लिए किलो में लाना पड़ेगा, मिल्क को काउंट करने के लिए लीटर में लाना पड़ेगा। शुगर का शुगर्स नहीं बनता, मिल्क का मिल्क्स नहीं बनता, नहीं बनता ना। तो वैसे ही एविडेंस भी एक ऐसा नाउन है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ये अनकाउंटेबल है। ना तो इसके आगे ए एन लगेगा, ना पीछे एस लगेगा। अब वो सारे नाउन्स कौन कौन से हैं ये आपके सामने रखे गए हैं। ब्रेड, पेपर, एडवाइस, रिसर्च, लेजिस्लेशन, एविडेंस, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, ज्वेलरी। मोटे मोटे यही वो नाउन्स हैं जिनके आगे हमें एस का इस्तेमाल नहीं करना होता। अब दिक्कत ये है जी, मान लो एविडेंस हो अपने पास 5, तो क्या करें? तो अंग्रेजों ने इसका जुगाड़ निकाला है। किसी को 5 एडवाइस दी है आपने, किसी को 4 पेपर दे दिए हैं आपने,
कहीं पे 3 टाइप की रिसर्च हुई थी, कहीं पे 2 नए कानून बने, तो क्या करेंगे? तो आप लिखते हैं बीच में पीसीज ऑफ 2 पीसीज ऑफ ब्रेड, 3 पीसीज ऑफ पेपर, 5 पीसीज ऑफ एडवाइस, 3 पीसीज ऑफ रिसर्च, 2 पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन। रिसर्च के साथ में प्रोजेक्ट भी लगाया जा सकता है, 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऐसा लिख सकते हो, पीसीज लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 3 पीसीज ऑफ रिसर्च लिख दो या 3 रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिख दो, दोनों एक ही बात है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, याद रहेगा। इसलिए यहां पे एविडेंस को सिंगुलर वर्ब दी गई है, दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। चलो आओ नेक्स्ट पे, छोटा सा आर्टिकल है आज का। कह रहा है जी, द डेमोग्राफिक डिक्लाइन लार्जली रिफ्लेक्ट्स एस्केलेटिंग हाउसिंग एंड प्राइवेट एजुकेशन कॉस्ट। कह रहे हैं जो डेमोग्राफिक डिक्लाइन है, अब ये क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब है आबादी का एवरेज एज, जेंडर, जो भी उसके गुण है किसी आबादी के, गरीब है अमीर है, वो सब डेमोग्राफी का पार्ट है। डिक्लाइन का मतलब है पतन। तो यहां बात कर रहा है आबादी की जवानी के पतन की, एवरेज जो एज है युवा की, उसका जो इजाफा हो रहा है। कभी 24 साल होती थी भारत में, आज 29 साल हो गई है। कह रहा है ये जो एज में डिक्लाइन आ रहा है ना, एवरेज एज में जो बढ़ती जा रही है बूढ़ों की तादाद, ये मोटे तौर पर रिफ्लेक्ट करती है, हमें दिखाती है 4-5 चीजों को। क्या क्या? पहली चीज है एस्केलेटिंग, या ऊपर जाती हुई, एस्केलेट होती हुई हाउसिंग की और प्राइवेट एजुकेशन की कॉस्ट। दूसरा, डिलेड एक्सेस टू स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट का एक्सेस बहुत डिलेड हो गया है। पहले 10वीं करके जॉब मिल जाती थी कहीं, आजकल आपको ग्रेजुएट होने के बाद भी पता नहीं है कुछ मिले या ना मिले, फिर कोई कोर्स करोगे ना किसी तरह का फिर मिलेगा। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट में डिलेड होता है एक्सेस। हाइटेंड एस्पिरेशंस रिगार्डिंग चिल्ड्रंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऊंची हो गई हैं सपने, ख्वाहिशें या एस्पिरेशंस बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, है ना। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा कहीं और अच्छी कंट्री में जाके पढ़े। कह रहा है जी, विच द प्रपोज इंसेंटिव्स आर अनलाइकली टू ऑफसेट, ये वो चीजें हैं जिनको ये प्रपोज किए गए सारे भत्ते, सारे इंसेंटिव, सारे फायदे बहुत असंभावित होंगे, अनलाइकली होंगे भरपाई करना या ऑफसेट करना। तो लोग इसलिए बच्चे कम पैदा कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को पैदा करके पालना बड़ा मुश्किल है। घर लाओगे, बड़ा घर लाना पड़ेगा, स्कूल भेजना पड़ेगा, कितने लाखों की फीस है, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही इनको, एआई आया हुआ है कहीं से, है ना। एआई की वजह से जॉब्स कम हो गई हैं। एस्पिरेशन हर आदमी की है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छी जगह रहे। तो इस वजह से आदमी क्या सोचता है कि यार एक ही बहुत है, ये एक भी मत करो। तो ये जो इनके इंसेंटिव दे रही है ना सरकार, 20,000 रुपए लेके बच्चा पैदा कर लो, ये बहुत असंभावित है इन सारी चीजों को पूरा करने में, ऑफसेट करने में। कह रहा है जी, मोर ओवर द गवर्नमेंट साइमल्टेनियस एम्बिशन टू एक्सपैंड विमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन appears antithetical without robust child care infrastructure as seen in France and Nordic countries या Nordic states। कह रहा है जी, इसके भी ऊपर सरकार का जो इसी साथ साथ एम्बिशन है, ख्वाहिश है, अंदर की महत्वाकांक्षा है, साइमल्टेनियस साथ साथ, और क्या कि ये बढ़ाएंगे, एक्सपैंड करेंगे औरतों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, औरतों का काम करने वाली आबादी में भागीदारी। कह रहा है ये जो एम्बिशन है ना, ये दिखता है हमें पूरे तरीके से विपरीत। और क्यों? बिना रोबस्ट या मजबूत चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के, स्कूल और क्रैचेस के, जैसा कि देखा जाता है फ्रांस में और नॉर्डिक कंट्रीज में। तो 4 बच्चे पैदा कर लोगे, लेकिन उनके लिए क्रैच होना चाहिए, ताकि उनकी माँ जो है सुबह क्रैच में उनके बच्चों को छोड़ के आए, दिन भर काम करे, शाम को बच्चों को ले जाए। अच्छा काम करे, छोटा काम करे, बड़ा काम करे, जो भी करे, लेकिन बच्चा साथ में ऑफिस तो नहीं जा सकता। तो ये तो सब जगह फ्रांस फ्रांस में आपको मिलेगा, भारत में है नहीं। तो फिर ये कैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़वा देंगे अगर बच्चे ज्यादा पैदा होंगे तो। चलिए, एम्बिशन की वर्ब है अपीयर्स, एंटीथेटिकल यानी टोटली ऑपोजिट। चल लास्ट पैराग्राफ, एक ही सेंटेंस है इसमें, फटाफट देखो ताकि अपना आर्टिकल फिनिश हो जाए यहां पे। ऑलराइट, कह रहा है द पॉलिसी मेड डिस्प्रोपोर्शनेटली इन्फ्लुएंस पुअरर हाउसहोल्ड्स। कह रहा है ये पॉलिसी जो है ना, हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से या बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे इन्फ्लुएंस करे, प्रभावित करे गरीब परिवारों को। डिस्प्रोपोर्शनेटली क्या होता है? समाज में 70 लोग गरीब हैं हमारे और 30 लोग जो है ठीक ठाक है, तो कोई पॉलिसी आई है तो 70 और 30 में उसी हिसाब से बच्चे बढ़ने चाहिए, उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में। लेकिन हो क्या रहा है, इन 70 के बच्चे बहुत तेजी से बढ़ेंगे और इन 30 के बच्चे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। ये प्रोपोर्शन जो है डिस हो गया,
अनुपातिक फॉर्म में नहीं हुआ, अनुपात से बाहर हो गया। तो ये पॉलिसी जो है अनुपात से बाहर जाकर के भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, प्रभावित कर सकती है गरीब परिवारों को। और क्यों? देयर बाय एनलार्जिंग इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिलीज विदाउट गारंटिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट सपोर्ट। और इस प्रकार से ये एनलार्ज करते हुए होगा, बड़ा बनाते हुए होगा उस हिस्से को जो है आर्थिक तौर पे कमजोर परिवारों का, जिनका कोई गारंटी, बिना गारंटी दिए होगा कोई डेवलपमेंटल सपोर्ट। भाई गरीब परिवार क्या करेंगे? 20-25 हजार के चक्कर में बच्चे पैदा कर देंगे। एक बार तो लो सरकार से, बाद में देखेंगे बच्चे का क्या है ना। आटा दाल सब मिलता है सरकार से, बच्चे को स्कूल में पढ़ा लेंगे फ्री में। तो होगा क्या है, गरीब परिवारों की तादाद और बढ़ जाएगी, बस यही होगा इससे। कह रहा है जी, वाइल इकोलॉजिकल प्रेशर्स एंड डिलिमिटेशन एंजाइटीज फर्दर एक्सपोज द इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। कह रहा है वहीं दूसरी तरफ जो मौसम का जो प्रेशर है आंध्र प्रदेश में, इकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है? कभी वहां सुनामी आ रही है, चक्रवात आ रहे हैं आंध्रा में, है ना, कभी पानी की समस्या हो रही है, गर्मी बहुत हो गई, सर्दी बहुत हो गई। कह रहे पर्यावरण का जो प्रेशर है स्टेट में, और जो डिलिमिटेशन से जुड़ी हुई जो एंजाइटी है वहां की पॉलिटिकल क्लास में, कि केंद्र सरकार जो है आंध्र प्रदेश को बड़ा या छोटा ना कर दे, डिलिमिट ना कर दे। कह रहे ये जो दोनों चीजें है ना, ये और आगे एक्सपोज करती हैं, हमें दिखाती हैं खोल करके उस इनकॉन्ग्रुइटी को, बेमेल पने को, अटपटे पने को, जो इन दोनों चीजों के बीच में है, इस पॉलिसी के उपाय के बीच में, टूल के बीच में, और दूसरी चीज है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव के बीच में, संवैधानिक लक्ष्य के बीच में। तो लक्ष्य तो आंध्र सरकार का ये है कि बच्चे ज्यादा हों आंध्रा में, और आंध्रा की सरकार जो है बनी रहे, आंध्रा के लोगों को दिल्ली तक जो है सुनवाई हो उनकी। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स आपका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा। लेकिन मौसम का प्रेशर है, पानी मिलता नहीं, पोल्यूशन बहुत है, डिलिमिटेशन की वजह से आप डरे हुए हो, तो इसको देख के लगता है कि आप करना कुछ और चाहते हो लेकिन कर कुछ और बैठोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव और इस पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट जो है इनकॉन्ग्रुअस हैं, बेमेल हैं, आपस में मेल नहीं खा रहे। चलिए, बड़ा अच्छा आर्टिकल था ये, हमने छोटा करके पढ़ा है इसको, होपफुली टाइम भी सेव हुआ होगा और कुछ ज्यादा सिखा पाया हूँ आपको। पॉलिसी की वर्ब है मे इन्फ्लुएंस, डिस्प्रोपोर्शनेटली यानी बहुत ज्यादा या बहुत कम, अनुपात से बाहर। वल्नरेबल यानी कमजोर। इकोलॉजिकल यानी एनवायरमेंटल। प्रेशर्स की वर्ब है एक्सपोज। एंजाइटी यानी परेशानी, इसकी वर्ब भी है एक्सपोज। इनकॉन्ग्रुइटी यानी हार्मनी या इनकंसिस्टेंसी होना, हार्मनी का ना होना, बेमेलपना या अटपटापन कहलाता है। क्लास को हम रैप अप करते हैं, जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे, इसी क्लास के ऊपर बेस्ड है। प्राइमरी पर्पज इस पैसेज का क्या है? अगर एक सेंटेंस में अपने 8वीं क्लास के, 10वीं क्लास के भाई को आपको समझाना हो, या 6वीं क्लास की बहन को समझाना हो, तो एक सेंटेंस में ये आर्टिकल कैसे समझाओगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, खुद से अटेम्प्ट करना है। वीडियो को पॉज कर रहा हूं। ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है आंध्र प्रदेश सरकार का जो कदम है उसके अंदर के कॉन्ट्राडिक्शंस को, विरोधाभास को, और उसकी लिमिटेशंस को, यानी सीमाओं को बताने के लिए। ये इनिशिएटिव ज्यादा लंबा चलेगा नहीं, कुछ फायदा इससे होगा नहीं, क्योंकि इसी के अंदर इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और लिमिटेशंस बहुत सारी हैं। बच्चा पैदा करने के बाद बड़े खर्चे आते हैं, 20-50 हजार रुपए से काम सरकारी मदद से काम नहीं होगा। तो बी आंसर बनेगा। एग्जामिन करने के लिए था ये आर्टिकल, आंध्रा के इस, समझ गए ना, पॉलिसी टूल को। चलिए, ये क्वेश्चन बाद में करने हैं आपको। चौथा क्वेश्चन देख के बताओ। ये पैसेज सजेस्ट करता है कि गरीब परिवार ज्यादा प्रभावित होंगे इस नए फायदेमंद प्लान से, इंसेंटिव प्लान से। ऐसी क्या चीज है जो गरीब आदमी ज्यादा बच्चे पैदा कर लेगा और अमीर आदमी को नहीं होंगे, है ना? क्या रीजन है? सिंपल, जो आदमी आर्थिक तौर पे कमजोर है वो ज्यादा संभावित है कि वो प्रतिक्रिया देगा अपनी डायरेक्ट मटेरियल इंड्यूसमेंट के सामने। जो बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, उसको 25,000 एक बार सरकार से मिल रहा है एक बच्चे का, तो वो सोचेगा यार अगले 3 साल तक 3 बच्चे करता हूँ, 25-25 तो मिलता रहे। तो ये इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप्स के साथ होने वाला है, ये ज्यादा प्रभावित होंगे इससे। तो चौथे का आंसर है बी। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी, छुपा के डाली है मैंने, ठीक है? इस वर्ड के आसपास देखना, इस वर्ड के आसपास देखना, और तीसरी मैं आपको बता नहीं रहा, देख लेना, ठीक है? ढूंढो और फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं, वहां से मैच करो। 2-3 सवाल और हैं अपने पास, 2 सवाल जो है वो कैप के। ऐसी चीज जो बेमेल पने से बनी हो, अटपटापन हो, कंसिस्टेंसी या हार्मनी ना हो, उसको क्या बोलते हैं? इनकॉन्ग्रुअस बोलते हैं, एंटीथेटिकल बोलते हैं, या ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं? एक फ्रेजल वो पूछी है आपसे, सेट ऑफ या ऑफ सेट, दोनों तरीके से यूज होती है। इसका मीनिंग बताना है आपको, आसान भाषा में हिंदी में लिख दोगे तो भी ठीक है।
चलिए, जो आंसर्स मैंने बताए नहीं है वो फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे, वीडियो के नीचे से चेक करें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना और अपना स्कोर बताया करो, 7 में से कितने नंबर मिले, 2 3 4 5, है ना, जो भी। चलिए, कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, राइटिंग का कोर्स, इंग्लिश अनलोड कोर्स और मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स। खतरनाक अभी डिस्काउंट चल रहे हैं, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दीज कोर्सेज अंटिल डिस्काउंट लास्ट, है ना। और कोई भी क्वेरी हो, ये हमारा नंबर है टीम का, यू कैन कॉन्टैक्ट अस वाया व्हाट्सएप। अंटिल देन, साइनिंग आउट।